हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहां होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से कोशिश कर रही हूँ वीडियो को अपलोड करने की, बट नेटवर्क इशू होने के कारण वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। आज ये नेक्स्ट कोशिश है, आज फिर से कोशिश कर रहे हैं, होप सक्सेस हो जाए और आप लोग को वीडियो मिल सके। तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो आने में लेट हो रहा है, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है मॉडर्न मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि हमारी जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की आधुनिक पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा कहते हैं कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का वो एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी या नेट, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप जनरली आना निश्चित ही होता है। अभी जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक बहुत लेंदी है। जो पिछला वीडियो था वो भी करीब 1 घंटे के आसपास का था, शायद इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम और हो रही थी वीडियो अपलोड करने में। तो इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेंदी ना हो, उतना हो जितना जिससे कि आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो बहुत ही मुश्किल था वीडियो को करना कि क्या बताया जाए, क्या नहीं बताया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट लगती है। बट अपन को क्या करना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए नॉलेजफुल हो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हार्ड स्टडी नहीं, अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अब ये टॉपिक दिख रहा है, पॉइंट जो हमारा आज का टॉपिक है, मॉडर्न मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की जो आधुनिक पद्धतियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि एक व्यक्ति के बारे में, उसके बिहेव के बारे में, ये सारी चीज़ जानने के लिए सबको कैसे अलग अलग तरीके से सबको कैसे जान सकते हैं। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे टेस्ट बनवाए, इन्वेंटरीज बनाई, जिससे हम क्या करते, कुछ टेस्टों को मापदंड से क्या करते, कुछ टेस्टों को करा के लोगों के बिहेव के बारे में जान सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हमारे कुछ टेस्ट कराए गए हैं, जैसे कि हमारे सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये आईक्यू टेस्ट करने के लिए होते हैं। जैसे सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट है, बेस्टेक इंटेलिजेंस टेस्ट है और हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो उसी के अंदर ये हमारी चीज़ें आती हैं कि हमारे क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या नहीं। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो बहुत ही लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारी जो ये मेथड, कौन कौन से मेथड है। अगर आता है कि हमारी जो आधुनिक पद्धतियाँ हैं, कौन सी पद्धतियाँ आधुनिक पद्धतियाँ हैं, जो हमारी मनोवैज्ञानिक आधुनिक पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वो हमारी क्या है, ये 3 टाइप की हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि, सेकेंड हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि, थर्ड हमारा है डिस्क्रिमिनेशन मेथड यानी कि विवरण विधि। ये 3 हमारी हैं मेथड, 3 मेथड हैं, देख सकते हैं 3 विधियां हैं हमारी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिमिनेशन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरण विधि। ये 3 टाइप की हमारी मेथड है। तो अब ये जो मेथड है दोस्तों, इसके अंदर भी इनके पार्ट दिए हुए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड की बात करें, निरीक्षण विधि की, तो यहाँ पे हमारा अंतर्दर्शन पद्धति और बहिर्दर्शन पद्धति इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रो की बात करें तो दोस्तों, इंट्रो की बात करें, जैसे कि हमारा जो पर्सनालिटी होता है, जिसको हम लोग व्यक्तित्व बोलते हैं, व्यक्तित्व को जो मेजर करते हैं, यानी व्यक्तित्व की मापन की जो विधियां हैं, उन विधियों से तात्पर्य हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि किसी का परीक्षण करना है, वो किसके द्वारा करते हैं, यंत्र द्वारा या किसी मेथड द्वारा, तरीके द्वारा, जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्तित्व के जो व्यक्ति के सील गुण हैं उनका मूल्यांकन किया जा सके। मीन सील गुण मतलब ट्रेड का एवोल्यूशन किया जा सकता हो। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने मतानुसार क्या क्या व्यक्तित्व के उन गुणों को और उन लक्षणों को बताया है जो समूह में रहा है, जो समूह में रहते हैं, जिनमें क्या होता है, डिफरेंस दिखाई देता है, भिन्नता दिखाई देती है। और आधुनिक शिक्षा जो होती है ना, आधुनिक जो मॉडर्न हमारी एजुकेशन है, उसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है ना, जो हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो उसमें जो विशेष महत्व दिया गया है। आज के जो एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसको क्या होता है, इंपॉर्टेंस अलग से इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देश देने के लिए क्या किया जाता है, व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है, महत्व होता है। कहते हैं कि अतः जो शिक्षा की जो हमारी जो ये शिक्षा की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के मापन का और
बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रॉड, यानी कि व्यापक स्तर है, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड स्तर है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं, जो मेजरमेंट के तरीके हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अब बात करते हैं हम लोग अपने, तो जो हमारी ये आधुनिक युग के अध्ययन के लिए जो मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का क्या होता है, सहारा लिया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जो वेत्ता हैं, जो वैज्ञानिक पद्धतियों की क्या करते हैं, विविध जो मतलब कई तरीके से बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो मेथड है, इनका जो यूज़ है, जो हमारी रिसर्च जो लेबोरेटरी होती है, अनुसंधान केंद्र होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ठीक ठाक विधि से उनके समस्या जो प्रॉब्लम्स होती है उनके स्वरूप को देखते हैं, उसके उद्देश्य को देखते हैं। और जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत ही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको एक मतलब व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि आज मॉडर्न एज में हम कहते हैं कि आधुनिक युग में क्या होता है, अध्ययन की, एजुकेशन की क्या होती है, बहुत सारी नई नई जो होती हैं मेथड बन गया, नई नई पद्धतियाँ बन गई हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। और ये जो पद्धतियाँ हैं, और ये जो दोस्तों अभी पद्धतियाँ हैं तो क्या होती जा रही हैं, बहुत पुरानी पद्धतियों से क्या होती कहीं अधिक सही और वैज्ञानिक हो गई। क्योंकि पहले जो होती थी वो साइंटिफिक नहीं होती थी। तो आज का जो हमारा साइकोलॉजी है, कहते हैं आज का जो मनोविज्ञान है, तो आज मनोविज्ञान द्वारा क्या होता है, जो हमारी अभिनव पद्धतियों को अपनाया जा रहा है वो क्या है, कई प्रकार की हैं। जैसे कि हमने बताया निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक पद्धतियाँ और विवरण पद्धतियाँ, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड हमारा है, देन हमारा है एक्सपेरिमेंटल मेथड है और डिस्क्रिमिनेशन मेथड है। तो बात करते हैं हमारा जो निरीक्षण पद्धति है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, निरीक्षण विधि में हम लोग क्या करते हैं, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में निरीक्षण की जो पद्धतियां हैं वो 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है अंतर्दर्शन पद्धति, जिसको इनसाइट भी बोल सकते हैं हम लोग, और दूसरा है हमारा बहिर्दर्शन पद्धति। तो जो ये अंतर्दर्शन पद्धति है, अंतर्दर्शन क्या है, कहते हैं कि जब मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, अपनी स्वयं की जो मानसिक क्षमता का निरीक्षण करता है तो वो विधि क्या कहलाती है, अंतर्दर्शन पद्धति कहलाती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम खुद ही अपनी जो मेंटल एबिलिटी है, जो हमारी मानसिक दशा है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसका एवोल्यूशन करें, उसका मूल्यांकन करें, निरीक्षण करें, तो वो हमारा अंतर्दर्शन पद्धति कहलाता है। अब बहिर्दर्शन पद्धति क्या है, तो बहिर्दर्शन के से जैसे समझ सकते हैं, अंतर्दर्शन हमने स्वयं का किया, खुद करना, न सेल्फ एवोल्यूशन करना, अंतर्दर्शन हो जाता है। बहिर्दर्शन मीन्स हो जाता है जब हम दूसरे के व्यवहार और उसकी मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करना, बहिर्दर्शन पद्धति कहलाता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अंतर्दर्शन पद्धति कह सकते हैं सिंपली, एक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, जब खुद की स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह अंतर्दर्शन पद्धति कहलाता है। और जो बहिर्दर्शन पद्धति है उसमें क्या होता है, जब हम दूसरे के व्यवहार और उसकी मेंटल जो प्रोसेस है, मानसिक जो प्रक्रिया है, उसका अध्ययन करते हैं तो वो बहिर्दर्शन पद्धति कहलाता है। ओके, अब इसमें कुछ पद्धतियाँ जैसे कि कह सकते हैं कि अंतर्दर्शन की जो पद्धतियाँ हैं, तो अंतर्दर्शन की पद्धतियाँ क्या हैं, तो अंतर्दर्शन की बहुत सारे राइटरों ने अलग अलग करके अपने अपने तरीकों से डेवलप मतलब पद्धतियाँ बता रखी हैं, कि जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए, कि आपको बस इतना जानना है कि अंतर्दर्शन है क्या, अंतर्दर्शन पद्धति है क्या। तो सेल्फ एवोल्यूशन करना अंतर्दर्शन है, और बहिर्दर्शन क्या है, दूसरों के व्यवहार की, दूसरों की जो मानसिक एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, उसका जो स्टडी करना, एवोल्यूशन करना, वो बहिर्दर्शन पद्धति है। बाकी डिटेल नहीं जानने की जरूरत है आपको, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आता है आप इसमें। अब नेक्स्ट जो हमारा है, देखते हैं अगला जो हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रयोगात्मक पद्धतियां हैं। तीसरा हमारा विवरण पद्धतियां हैं। तो हम बात करते हैं अभी अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। तो उससे पहले आप ये टेबल देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें पूरा मेथड दिया हुआ है, कैसे क्या है, किसके अंदर कितने पार्ट आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप देख सकते हैं दोस्तों, तो एक्सपेरिमेंटल में आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल मतलब कह सकते हैं प्रयोगात्मक विधि, प्रयोग। एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में बात करते हैं कि हमारी प्रयोगात्मक पद्धतियां हैं क्या दोस्तों, तो जो कहते हैं समान निरीक्षण और प्रयोग में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रयोग भी एक प्रकार का निरीक्षण ही होता है। ठीक है, अंतर केवल दोनों में इतना होता है कि प्रयोग जो होता है, एक्सपेरिमेंट जो होता है, वो एक व्यवस्थित और नियंत्रित प्रशिक्षण होता है, निरीक्षण होता है। मतलब कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि जो नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण करना हमारा प्रयोग कहलाता है। ठीक है, और जो अनियंत्रित निरीक्षण होता है तो उससे क्या होता है, नियंत्रित निरीक्षण में उससे क्या होता है, कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति है उसकी परिस्थितियों का, उसके जो उसमें जो क्रियाओं में, एक्टिविटी में, उसके प्रभाव में उसको स्वतंत्रता नहीं रहती किसी प्रकार की, मतलब कोई उसको फ्रीडम होता ही नहीं है। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि जो नियंत्रित
और व्यवस्थित तरीके से क्या जाता है वो प्रयोग हो जाता है, प्रयोग कहलाता है। और जो अनियंत्रित निरीक्षण होता है उसमें हमें कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। प्रयोगात्मक मेथड होता है कि प्रयोगात्मक पूछे एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्या, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो क्या कह सकते हैं आप, कह सकते हैं कि नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। देन हमारा आता है जो है विवरण पद्धतियां, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मेथड क्या होता है थर्ड नंबर पे, जिसका अर्थ होता है विवरण मेथड। तो विवरण में दोस्तों हमारा क्या क्या आता है, प्रक्षेपण विधि आती है। क्या आती है, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन मेथड आता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं हमारी जो प्रक्षेपण विधि है दोस्तों, प्रक्षेपण विधि में हम लोग कहते हैं कि प्रक्षेपण विधि है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होने वाला एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रक्षेपण मेथड है क्या, प्रोजेक्शन मेथड है क्या। तो प्रक्षेपण विधि क्या है दोस्तों, तो प्रक्षेपण विधि कहते हैं कि एक प्रधान विचार पर आधारित होता है। यह वह तरीका होता है जिसमें कोई दो व्यक्ति हैं और कोई बाहरी स्टिमुलेंट है, यानी बाह्य वस्तु को एक दृष्टिकोण से नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं और आप हूँ और कोई चीज़ देख रहे हैं, किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका नजरिया कुछ और हो सकता है, हमारा नजरिया कुछ और हो सकता है, दोनों के नजरिए में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उनके दृष्टिकोणों अथवा विचारों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और ये जो मेथड होता है, ये जो विधि होती है, हम इसमें कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है, जो मतलब विषय होता है, उसकी क्या होती है, जो बाहरी स्टिमुलेंट है, बाह्य पदार्थ जो है, बाह्य पदार्थ के सहारे क्या करता है, वो अपने जो होते विचार जो होते हैं उसको प्रक्षेप करने को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपने विचार को प्रक्षेप करने को कहते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो कोई फिगर है, कोई पिक्चर है, देख के, जैसे कि मानिए जैसे कोई पेपर है, उसमें हम लोगों ने इंक ब्लॉट किया है, तो उसमें स्याही के धब्बे को देखकर वो कहानी बनाते हैं। अथवा जो उनके मन में जो बहुत सारे विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, वो उनको लिख के बताते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि उनके भीतर जो विचार, छुपे हुए विचार हैं, उनको बाहर खींचा जाता है। ठीक है, उनको बाहर निकालना होता है। तो समझ गए होंगे प्रक्षेपण विधि क्या है। प्रक्षेपण विधि सिंपल कह सकते हैं कि किसी के अंदर छिपे हुए विचारों को बाहर निकालना। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है, हम क्या तरीका हो सकता है, हम इसके लिए बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं, उन टेस्ट के तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, उनके जो बिहेव है, उनका जो नज़रिया है, उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। अब वो टेस्ट क्या है दोस्तों, जैसे कि पहले आपको दिया है, इसमें रोस्ट्रा परीक्षा दिया हुआ है। अभी रोस्ट्रा परीक्षा हमारे एग्जाम में हर बार जनरली क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। जो ये रोस्ट्रा परीक्षण है, तो ये जो रोस्ट्रा परीक्षण है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। याद रखिए, कभी कभी पूछता है कितने कार्ड होते हैं, तो 10 कार्ड होते हैं। उन पर क्या होता है कि उन पर जो होते हैं स्याही के धब्बों से चित्र होते हैं। स्याही के धब्बों जैसे मतलब जैसे कोई पेपर लिया, कपड़े ले, उसमें इंक ब्लॉट कर दिया, तो इंक ब्लॉट करने में कोई फिगर आउट कुछ बन जाता है या बना दिया गया है। तो इंक ब्लॉट जब करते हैं कि स्याही के धब्बों से, तो उसमें क्या होता है कि स्याही के धब्बों से स्याही के धब्बों से क्या होता है, स्याही के धब्बों से चित्र बने होते हैं। और उसमें जो कार्ड, जैसा कि मैंने बताया 10 कार्ड होते हैं, तो उनमें से जो 10 कार्ड होते हैं दोस्तों, उसमें से जो 5 कार्ड होते हैं, जो 5 कार्ड होते हैं, वो 5 कार्ड केवल काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। और जो 5 कार्ड अलग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो सभी रंगों का मिश्रण होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने कार्ड होते हैं, तो 10 कार्ड होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं, तो जो 5 कार्ड होते हैं, 10 में से 5 क्या होते हैं, काले और सफ़ेद रंग के होते हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। और जो 5 होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टी कलर के होते हैं, यानी सभी रंगों का मिश्रण होता है उसमें। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो कार्ड होते हैं, ये व्यक्तियों को दिखाया जाता है, और दिखाने के बाद पूछा जाता है कि आपको इन धब्बों में क्या दिख रहा है, कौन से पदार्थ दिखलाई दे रहे हैं। तो क्या होता है कि व्यक्ति देखता है और उसको विचार करता है, उसको जो समझ में आता है, तो वो अपने विचार, अपने जो उत्तर है उनको बताता है या फिर लिखता है। तो जो वो आंसर बताते हैं, उन जो आंसर जब वो प्राप्त होता है, जो उत्तर उनसे प्राप्त होते हैं, तो उनके आधार पे क्या होता है कि व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। और इस आधार पे क्या होता है, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। और कहते हैं कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, इसका जो मुख्य रूप से जो दृष्टि होती है, वो क्या होती है, उत्तेजना का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तेजना का यूज होता है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, बात करते हैं। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। इसमें हमारा जो दूसरा है दोस्तों, वो है इसका जो बा है रोस्ट्रा परीक्षा के बाद आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। अब ये सेल्फ प्रिसेप्शन टेस्ट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत होता है कि इसके अंतर्गत हमारा क्या आता है, प्रसंगात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा आता है। ठीक है, जैसा कि दिया है, इसके अंतर्गत प्रसंगात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा आता है। और
क्या आता है, बालक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा आता है। तो बात करते हैं हमारा जो है प्रसंगात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा होता क्या, यानी कॉन्टेक्सुअल सेल्फ परसेप्शन टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो टेस्ट होता है, ये जो परीक्षा होती है, ये किसके लिए होती है, ये वयस्कों के लिए होती है, जो वयस्कों के व्यक्तित्व की जांच के लिए होती है। या सबसे पहले याद करिएगा किसके लिए होती है, वयस्कों के व्यक्तित्व की जांच के लिए होती है। इसमें कितने कार्ड होते हैं दोस्तों, तो इसमें 31 कार्ड होते हैं, 31 चित्र होते हैं। और वो चित्र जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जो महिलाओं के लिए 10 चित्र होते हैं, पुरुषों के लिए 10 चित्र होते हैं, और दोनों के लिए 10 चित्र में से क्या होता है कि एक जो कार्ड होता है वो खाली रहता है। ठीक है, कि पहले तो सुनिए कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, जो क्या होते हैं 10 महिलाओं के लिए होते हैं, 10 पुरुषों के लिए होते हैं। ओके, 10 महिला 10 पुरुषों के लिए होते हैं। और उनमें से जो एक कार्ड होता है, एक कार्ड क्या होता है, ब्लैंक होता है, बिल्कुल खाली रहता है, जिसपे कुछ भी नहीं होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को एक एक चित्र को दिखलाया जाता है, जो चित्र होते हैं उनको एक एक चित्र को दिखलाया जाता है। और वो जो पिक्चर होती है, वो जो चित्र होता है, उससे क्या कहते हैं, उससे संबंधित कहानी बनाने को कहते हैं। ठीक है, उससे संबंधित कहानी बनाने को कहा जाता है। अब उसमें कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपका समय फिक्स होता है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। और इन कहानियों का विश्लेषण किया जाता है, और उसके आधार पर क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। होप समझ में आया होगा आपको। मतलब कह सकते हैं कॉन्टेक्सुअल जो सेल्फ परसेप्शन टेस्ट यानी प्रसंगात्मक आत्म प्रत्यक्षीकरण जो परीक्षा है, इसमें क्या होते हैं, टोटल जो होते हैं 31 कार्ड होते हैं। और ये जो होता है वयस्कों के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए होता है, जिनमें से हम लोग क्या करते हैं, 10 कार्ड जो होते हैं, जो 10 चित्र होते हैं वो पुरुषों के लिए 10 चित्र होते हैं, और जो होते हैं 10 चित्र वो महिलाओं के लिए चित्र होते हैं। अब दोनों के लिए 10 चित्र तो हो गए हैं, उसके बाद जो उसमें एक कार्ड होता है वो बिल्कुल खाली रहता है। अब वो जो कार्ड में जो फिगर बना हुआ, चित्र बना हुआ है, वो उन व्यक्तियों को, महिलाओं को दिखाया जाता है, और उनसे कहते हैं कि आप इसको देख के आप इस पे स्टोरी बनाइए, कहानी बनाइए, इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो वो जो स्टोरी बनाते हैं, वो जो कहानी बनाते हैं, तो उसका विश्लेषण करते हैं, और उसी के आधार पर उनके जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा जो आता है बालक आत्म प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। अब बालक से ये मत लगाइएगा कि सिर्फ बालक के लिए ही ये टेस्ट होगा, ये बालक के लिए नहीं है। ये जो परीक्षण है ये बालक और बालिकाओं दोनों के लिए है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। अब इस टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, इस टेस्ट में क्या करते हैं, एनिमल से रिलेटेड यानी जानवरों से संबंधित क्या करते हैं, 10 चित्र होते हैं। किससे, एनिमल से। क्वेश्चन आ सकता है, अगर पेपर को थोड़ा हाई लेवल का बनाएंगे टफ, तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है कि जो आत्म प्रत्यक्षीकरण टेस्ट है, बालक आत्म प्रत्यक्षीकरण टेस्ट है, वो किसके लिए है, तो बालक और बालिकाओं के लिए है। कौन से चित्र दिखाए जाते हैं, तो इसमें जानवरों से रिलेटेड 10 चित्र दिखाए जाते हैं। कितने, 10 चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बालक और बालिका हैं, वो जो चित्र है, वो जो पिक्चर है, उसको देखकर क्या करते हैं, अपने जो विचार है उनको व्यक्त करने के लिए उनको कहा जाता है। और जब वो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो सेम वही होता है, उनसे जो प्राप्त उत्तर होते हैं, जो आंसर मिलता है, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो सिंपल। ओके, अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है साक्षात्कार विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं इंटरव्यू मेथड क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो साक्षात्कार विधि दोस्तों वो है क्या, साक्षात्कार विधि से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्तियों से भेंट करके उनकी जो समस्या संबंधी तथ्यों को एकत्रित करना। और इस विधि के अनुसार क्या होता है कि व्यक्तियों से साक्षात्कार किया जाता है, और साक्षात्कार के समय उनसे क्या होता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर के रूप में जो सूचनाएं उनको मिलती हैं, जो सूचनाएं प्राप्त होती है, उन्हें साक्षात्कार के समय या बाद में उनको लिपिबद्ध किया जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कोठारी आयोग के बारे में बात करते हैं हम लोग। कोठारी आयोग में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य में 9000 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। ठीक है, साक्षात्कार किया। अब उन लोगों में कुछ क्या थे, समाज सेवक थे, कुछ उद्योगपति थे, कुछ शिक्षा शास्त्री थे, कुछ वैज्ञानिक थे, कुछ स्त्री भी थे, कुछ पुरुष भी थे। इस प्रकार क्या होता है, जो हमारी शिक्षा संबंधी जो समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके क्या होता है, उन्होंने अपना प्रतिवेदन तैयार किया। ठीक है, हम किसी भी टॉपिक में, अगर किसी भी टॉपिक में उठा सकते हैं, उस पर इंटरव्यू देना है हमको, कोई भी मुद्दा बना सकते हैं, तो उसमें बहुत तरीके के लोग आते हैं, और वो अपने अपने नजरिए को, अपने अपने तरीके को बताते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो उन सबको देख कर उनको लिपिबद्ध किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, इंटरव्यू मेथड है। आप सभी इंटरव्यू देने जाते होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप देखते होंगे आपसे अपने सब्जेक्ट के जीके हर कुछ कोई भी मुद्दा उठा के वो आपके जो IQ का टेस्ट है, वो IQ टेस्ट ले सकते हैं, आपका नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं, आप कितनी नॉलेज है। ठीक है, अब
वो इंटरव्यू किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी साथ कोई भी तरीका हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड हो, किसी की समस्या समाधान के लिए हो, टॉपिक कोई भी हो सकता है। देन हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा केस स्टडी यानी कि केस स्टडी मतलब व्यक्ति इतिहास विधि, इसको हिंदी में कहेंगे, ठीक है। केस स्टडी मेथड क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इस जो ये मेथड होता है, इस विधि का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के किसी जो व्यक्ति है, व्यक्ति के किसी विशिष्ट जो व्यक्ति का कोई विशिष्ट व्यवहार है, व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। क्या व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है। जैसे कि इसमें क्रू ने कहा है कि व्यक्ति इतिहास विधि का जो मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी कारण का निदान करना है, ठीक है। सिंपल, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आप बताना चाहते हैं कि कोई पूछता है व्हाट इज केस स्टडी, तो केस स्टडी क्या है कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना केस स्टडी है। अगर जनरली हम बात करें, हम ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों से सामना हमारा होता है जिनमें कोई क्या होता है, अपराधी होता है, कोई मानसिक रोगी होता है, कोई दब्बू होता है, कोई झगड़ालू होता है, कोई क्या होता है समाज विरोधी होता है, तो समाज विरोधी कार्य करने वाला होता है, और ऐसे कोई समस्याग्रस्त बालक भी हो सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जो व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक वातावरण ही क्या होता है, जो हमारी मानसिक असंतुलन क्या होता है, मानसिक असंतुलन पैदा करने का कारण होता है। सही बात है, क्योंकि क्या हम लोगों ने पढ़ा ना, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे इन्वॉल्वमेंट का बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। जैसा माहौल होगा वैसे ही हमारी क्या होगी मानसिक एबिलिटी, मानसिक कह सकते हैं कि मतलब हमारे दिमाग पे वैसा ही असर होगा, कह सकते हैं। जैसे कि जैसा माहौल होगा वैसे ही, अगर खराब माहौल है तो हमारा मानसिक संतुलन क्या होगा, खराब होगा। तो जो व्यक्ति का अवांछनीय जो व्यवहार करने लगता है, इसलिए कहते हैं मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, व्यक्ति के वातावरण का निरीक्षण तथा क्या किया, अध्ययन किया है। और इसमें जो सब्जेक्ट है उनसे पूछताछ नहीं की जाती। जैसे कि माने मेरे बारे में जानना है तो मुझसे पूछताछ नहीं की जाएगी, किससे की जाएगी, उनके माता पिता से, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, उनके टीचर्स से, और अगर कहीं काम कर रहे हैं ऑफिस में तो वहाँ के लोगों से उनके बारे में क्या होती है, सूचनाएं एकत्रित की जाती है, ठीक है। अगर कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, उसके बारे में आप पता करना है। मेरे बारे में फॉर एग्जांपल मेरे बारे में आप पता करेंगे तो मेरे बारे में मुझसे थोड़ी नहीं पूछेंगे, मेरी फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड्स पता करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, कहाँ पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ, तो उससे पता करते हैं, तो उसके बारे में उससे जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस केस स्टडी में क्या करते हैं कि जो व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी बोल सकते हैं, व्यक्ति के जीवन का जो इतिहास तैयार करना इसके अंतर्गत आता है। इस इतिहास के आधार पर हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति में असमान व्यवहार का कारण क्या है। अगर आपने मेरे अंदर या आपके अंदर कोई असामान्य कारण है, कोई खराब हैबिट है, अगर मैं अपराधी हूँ तो क्यों हूँ, क्या ऐसी वजह है, क्या रीज़न है, तो ये जानना होता है। अब वो जानना आप किसी से भी जान सकते हैं, अपने उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, जिसके रिलेटिव में आते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, उससे जान सकते हैं। तो ये हमारा केस स्टडी मेथड है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर के बारे में हम लोग डिस्कशन पहले भी कर लिया है कि ये प्रश्नावली विधि क्या है, इससे क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों प्रश्नावली विधि से तात्पर्य है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या का समाधान के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं हम लोग। इसमें शुरू में क्या होता है कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, इसके अनुसार क्या होता है, लोग जो थे इससे मौखिक रूप से क्या करते थे, प्रश्न पूछे जाते थे, मौखिक रूप से पूछते थे, और उनके बातों के संबंध में जो जानकारी प्राप्त की जाती थी तो उसे हम लोग क्या करते थे, उसी हिसाब से उनका एनालिसिस करते थे। परंतु आजकल क्या हो गया है, आजकल एक क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है, प्रश्नावली तैयार की जाती है और उससे संबंधित व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है। अब इसमें व्यक्ति क्या होते हैं कि प्रश्नों के उत्तर देते हैं और जो आंसर प्राप्त होते हैं उनके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, एक तालिका बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं। तो उस तालिका के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर की जो विश्वसनीयता होती है, रिलायबिलिटी होती है, उसकी जांच करते हैं। और यदि बालक और बालिकाओं के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यदि हमें एक बालक या बालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, मानिए मैं टीचर हूँ, आपको जानकारी प्राप्त करनी किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी गर्ल्स के बारे में, किसी बॉयज़ के बारे में, तो आप क्या करेंगे, तो बालक और बालिकाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, जो बालक बालिकाओं को उत्तर देना होता है, वहाँ से संबंधित जो प्रश्नावली होती है उसकी जो प्रतियां, उसकी जो कॉपी होती है, उनके पेरेंट्स को, माता पिता को, उनके अभिभावक को, उनके टीचर्स को वो प्रतियां भेज देते हैं, वो कॉपी भेज देते हैं क्वेश्चनायर की।
और वे लोग क्या करते हैं कि वो अपने जो ऑब्जर्वेशन होता है, निरीक्षण होता है, उसके अनुभव के आधार पर उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, अगर मैं हूँ, आपको मेरे बारे में जानना है, या फिर आप एक टीचर हो, आपको किसी स्टूडेंट के बारे में जानना है, किसी के बारे में जानना है, तो क्या करेंगे, उस स्टूडेंट के जो रिलेटिव्स हैं यानी टीचर है, पेरेंट्स हैं, उनको वो जो क्वेश्चनायर की कॉपी है वो सबको दे सकते हैं, और सबको देने के बाद उसमें वो जो क्वेश्चंस है उसके आंसर देंगे। उन आंसर की जो रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के आधार पर आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी फीलिंग के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर, उन प्रश्नों के जो वो उत्तर देंगे तो उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, तो उसको आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम लोग कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जैसे कि राधाकृष्णन है, राधाकृष्णन जी ने क्या किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित उन्होंने एक प्रश्नावली, क्वेश्चनर तैयार करवा दिया। करवाने के बाद क्या हुआ, उसे जो शिक्षक हैं, विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ जो हैं, उनके पास वो प्रतियां भेज दी। अब आयोग के जो लगभग 600 व्यक्ति, 600 700 जो भी मान लीजिए, जो आयोग के जो 600 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों ने क्या किया, व्यक्तियों ने उसके आंसर दिए। अब वो जो आंसर उन्होंने दिए, 600 व्यक्तियों के जो उत्तर उन्हें प्राप्त हुए, तो उन उत्तरों को राधाकृष्णन जी ने क्या किया, आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्थान दे दिया। ठीक है, आयोग ने अपने स्थान में उनको प्रतिवेदन में स्थान दे दिया। वैसे ही जो हम लोगों को आंसर मिलेगा तो उसे हम लोग एक तालिका बना के आयोग में उसको प्रतिवेदन के रूप में लगा सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, केस स्टडी होता है। बस अब इतना इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ये क्वेश्चनर हमारा होता है। क्वेश्चनर जैसे कि आप भी रिसर्च करते, थीसिस बनाते, तो आप देखते हैं उसमें क्वेश्चनर आप लोगों ने भी बनाया होगा, क्वेश्चंस देते हैं, उसके आंसर देने होते हैं, यस नो, एग्री, डिसएग्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा होता है। अब देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है अगला जो टॉप पॉइंट है, साइको एनालिटिक मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, जो कि हमारे हर एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों। तो जो साइको एनालिटिक मेथड है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी जो मनोविश्लेषण विधि द्वारा क्या करते हैं, जो हमारा एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, मन कितने प्रकार के होते हैं, मन के कितने रूप होते हैं। तो आपको पता होगा, मन के हमारे 2 रूप होते हैं, पहला चेतन मन होता है, दूसरा अचेतन मन होता है। अब मनोविश्लेषण द्वारा कहते हैं कि उन क्रियाओं का संचालन होता है जिनका संबंध अचेतन मन से होता है, और इसी विधि द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के मन में जो दबे हुए संवेग हैं, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको बाहर निकालकर उनके जो जीवन में समस्याएं, जटिलताएं हैं, उनका निवारण करना ही है। अब जो ये मनोविश्लेषण मेथड है, इसके निर्माता कौन है, तो दोस्तों इसके निर्माता हमारे इसको बनाने वाले सिगमंड फ्रायड है। क्वेश्चन का जनरली आता है कि साइको एनालिटिक मेथड जो है, इसके फाउंडर कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है, याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड के मतानुसार दोस्तों क्या है कि प्रतिदिन का जो व्यवहार के पीछे हमारा जो अचेतन मन का पर्याप्त हाथ होता है, तो वो क्या करता है, जो हमारा मानसिक दृष्टिकोण है, मानसिक दृष्टि है, मानसिक दृष्टि से क्या होता है, कोई व्यक्ति जितना सशक्त होता है और स्वस्थ होता है, वह उतना ही अचेतन मन के व्यवहार पर क्या करता है, अपना नियंत्रण रख लेता है। और व्यक्ति के कुछ व्यवहार इतने जटिल होते हैं कि उनका जो कारण होता है अप्रत्यक्ष रूप से अचेतन मन में ही छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा जो व्यवहार हो वो समझ में नहीं आता है। तो अब फ्रायड ने अचेतन मन से प्रभावित व्यवहारों के कारणों को जानने के लिए क्या किया, उन्होंने ये मेथड बनाया। कौन सा मेथड, साइको एनालिटिक मेथड को बनाया है। ठीक है, अब सही है, क्योंकि अपन हमारे मन में क्या है आप नहीं समझ सकते हो ना। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पर बता तो रही हूँ, पर मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या भावनाएं छुपी हुई, क्या चल रहा है, वो आप नहीं जान सकते हो। तो प्रॉब्लम्स वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो हमारे काम में, हर चीज़ में अड़चन पैदा करती हैं। तो इन सब के निवारण के लिए सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिक मेथड बनाया था, क्या, मनोविश्लेषण विधि बनाया था। तो इसमें आपको याद सिर्फ इतना करना है कि साइको एनालिटिक मेथड किसने बनाया, तो ये हमारे सिगमंड फ्रायड ने बनाया है। मन के कितने रूप होते हैं, मन के 2 रूप होते हैं, चेतन और अचेतन मन होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक दोस्तों आता है, पॉइंट आता है, वो है कंपैरेटिव मेथड, यानी कंपेयर करना, तुलना विधि। अब तुलना मतलब समझ सकते हैं कि तुलना विधि क्या होता है, कि किसी का कंपेयर करना, किसी से, माने किसी 2 चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, 2 व्यक्तियों को कंपेयर कर सकते हैं। पर जो साइकोलॉजी में है, तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों इस मेथड में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, कि किसी व्यक्ति के अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले
उस व्यक्ति का अध्ययन कर लेते हैं जिसके से हमें कंपेयर कराना है। मानी मैं हूँ, सबसे पहले मेरे बारे में आपने पूरा डिटेल जाना, मेरा अध्ययन किया, फिर दूसरे व्यक्ति को लाकर मेरे साथ उसका कंपेयर करना, तुलना करना। तो इसमें कह सकते हैं कि इस तुलना में क्या होता है, जो ये कंपेयर करने का तरीका है, इसमें हमारी एक समानता और असमानता दोनों को महत्व दिया जाता है और इस विधि का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, समान व्यवहार का मापदंड निर्धारित कर लिया जाता है। और तुलना करते समय ये देखा जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसका व्यवहार सामान्य व्यवहार के कितने, मतलब जो मापदंड है उसके कितने पास में, कितने निकट है। तो सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम लोग अध्ययन किए गए व्यक्ति के व्यवहार के साथ तुलना की जाती है। सिंपल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्हाट इज कॉम्परेटिव मेथड, तुलना विधि क्या है। तो इसमें कैसे किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अध्ययन किए गए व्यक्ति के व्यवहार के साथ तुलना कर सकते हैं और ये जो तुलना होती है इसमें समानता और समानता दोनों को महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब देन हमारा आता है उपचारात्मक विधि, मापन रेखा विधि आता है 7 नंबर, मेजरमेंट मेथड आता है। तो ये मेजरमेंट मेथड क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारी ये मापन रेखा विधि है, तो जो व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, उनका अनुमान लगाने के लिए होता है कि सब्जेक्ट जो है, जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व की जो सभी क्वालिटीज है, विशेषताएं हैं, वो मापन रेखा द्वारा ज्ञात की जाती हैं, ज्ञात हो सकती हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। देन हमारा अब आता है नेक्स्ट 8 नंबर, विकासात्मक विधि। अब ये डेवलपमेंट मेथड क्या है दोस्तों, डेवलपमेंट मेथड में कह सकते हैं कि जो ये विकासात्मक विधि और इसको हम लोग निरीक्षण विधि में क्या कहते हैं, बहुत कुछ समानता होती है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन में और डेवलपमेंट में। अब इस विधि में, इस मेथड में क्या होता है कि बालक के शारीरिक मानसिक विकास का अध्ययन और बालकों और वयस्कों में उनके जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर क्या होता है, छात्र छात्राओं की जो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं उन और अवस्थाओं की आवश्यकताओं और विशेषताओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि व्यक्ति के विकास के अध्ययन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति के विकास के अध्ययन में जो जो बातें आती हैं उसकी गणना भी कर सकते हैं हम इसके द्वारा। तो ये खूब समझ गए होंगे। देन हमारा आता है उपचारात्मक विधि। अब ये उपचारात्मक विधि किसके अंतर्गत आता है, इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, डेवलपमेंट मेथड के अंतर्गत आता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है मानसिक रोग से ग्रसित है, पागलपन है, अपराध की भावना है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या आती हैं, थेरेपेटिक मेथड में आती हैं। यानी कि इस विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम लोग व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें स्किनर ने कहा है दोस्तों कि उपचारात्मक विधि क्या होती है कि साधारण रूप से विशेष प्रकार के सीखने, व्यक्तित्व अथवा व्यवहार संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करने के काम में लाई जाती है, स्किनर ने बताया है। यानी कह सकते हैं कि ये जो मेथड है, इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य का मालूम करना होता है कि व्यक्ति की जो विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, व्यक्ति में पैदा होने वाली जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वो किन कारणों से डेवलप हुई, किन कारणों से उत्पन्न हुई है और वो उनका निराकरण करके उस व्यक्ति को किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा लास्ट आता है सांख्य की विधि, यानी कि स्टैटिकल मेथड क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, व्यक्ति के जो व्यवहार का, बिहेव का अध्ययन किया जाता है, जिनके लिए बहुत सारी विधियों का मेथड का प्रयोग किया जाता है। उन सब में सबसे आधुनिकतम जो मॉडर्न मेथड है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की इस पद्धति में जो संख्याओं और अथवा आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, ये हमारी क्या है, स्टैटिकल मेथड है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसको आपको नोट करना है, छोटे हैं बट बहुत ही खोटे हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करते हैं, हमारी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या है। तो दोस्तों जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला प्रोजेक्ट मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ये प्रोजेक्टिव मेथड क्या है, तो प्रोजेक्टिव मीन्स जैसे समझ में आ रहा होगा आपको, प्रोजेक्टिव मीन्स क्या होता है, प्रोजेक्ट दिखाना। ठीक है, कोई चीज दिखा कि उस इंसान का IQ टेस्ट करना। माने मुझे कुछ आप दिखाया, डिस्प्ले वगैरह में स्क्रीन को दिखाया, उसको दिखा के आप मेरी एबिलिटी क्या है, IQ क्या है, उसके बारे में पूछना के दिखा के, नहीं प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखते हैं। जो ये टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से जनरली क्वेश्चन आते ही हैं। हर एक जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए, तो प्लीज़ नोट करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारा 1800 AD में, 1800 AD में अल्फ्रेड बिनेट, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, 1800 AD में अल्फ्रेड बिनेट ने साल्टो नामक गेम बनाया था। क्या, साल्टो नामक एक खेल बनाया था जो कि 5 से 12 ईयर्स, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए था। और इसमें क्या था दोस्तों, इसमें वही सेम स्याही के धब्बों को गिराकर प्रश्न किया जाता था कि
आपको क्या दिख रहा है। और ये जो अल्फ्रेड बिनेट थे ये हमारे फ्रांस के रहने वाले थे। आपको याद क्या करना है, क्वेश्चन आएगा जो हमारा स्लाटो गेम है ये किसने बनाया है, तो ये हमारे अल्फ्रेड बिनेट ने बनाया है। कब बनाया है, 1800 एडी में बनाया है। कितने ईयर के बच्चों के लिए, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए है। और इसमें क्या करते थे, ये स्याही के धब्बों को गिरा के पूछते थे क्या दिख रहा है आपको, सिंपल है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों रोस्टा परीक्षण। जैसा कि मैंने आपको बताया है रोस्टा परीक्षण कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो मैंने ये आपको नहीं बताया किसने बनाया है और कब बनाया, बाकी मैंने बताया। रोस्टा परीक्षण हमारा 1921 में 1921 में हरमन रोस्टा ने बनाया है। और इस परीक्षा में जैसे कि मैंने बताया 10 कार्ड होते हैं। जो 5 कार्ड होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और जो 5 होते हैं वो सभी रंगों का मिश्रण होते हैं। और व्यक्तियों से पूछा जाता है कि उन्हें उन कार्ड में क्या दिख रहा है, मतलब स्याही को इंक ब्लॉट करते हैं, इंक ब्लॉट करके लोगों से पूछते हैं व्यक्तियों से इसमें आपको क्या दिख रहा है, वो आपको बताना होता है। जो आंसर प्राप्त होते हैं उनका एनालिसिस करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। तो रोस्टा परीक्षण 1921 में बना है। अल्फ्रेड बिनेट ने स्लाटो गेम बनाया है, कब बनाया, 1800 एडी में बनाया है। अब ये हमारा आता है 1879 में। 1879 में फ्रांसिस गाल्टन गुह ने वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट बनाया। किसने बनाया, फ्रांसिस गाल्टन ने। कौन सा टेस्ट बनाया, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट बनाया। क्वेश्चन क्या आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट किसने बनाया है और कब बनाया है, तो फ्रांसिस गाल्टन ने बनाया है, 1879 में बनाया है। इसमें इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स लिए थे, कुछ शब्द लिए थे जो कि स्क्रीन पे दिखाते थे। ठीक है, देखा होगा आपने स्क्रीन पे दिखते हैं वर्ड्स, तो उन वर्ड्स को देख के आपको एक सेंटेंस बनाना था। वर्ड दिखाए जाएंगे या फिर बोले जाते थे, आपको दिखा भी सकते हैं या बोल भी सकते हैं। तो ये क्या था, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट था जिससे आपको सेंटेंस बनाना था। फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर 1920 में। 1920 में हमारे सैमुअल सी कोन्स ने कोन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट बनाया था, जिसमें क्या था गाइस, इसमें आपको ब्लॉक दिया जाता था, उस ब्लॉक को जोड़ना था। अब वो ब्लॉक कितने थे, वो 16 ब्लॉक थे, 16 ब्लॉक थे। उसमें क्या होता था, सामने आपको एक फिगर दिखा दिया जाता था, उस फिगर को जोड़ना था आपको। वो जो 16 ब्लॉक्स थे सेम वैसे ही उसको बनाना था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कौन टेस्ट किसने बनाया है, कौन ब्लॉक डिजाइन टेस्ट किसने बनाया है, तो सैमुअल सी कोन्स ने बनाया है। कब बनाया, 1920 में बनाया है। कितने ब्लॉक्स थे, 16 ब्लॉक थे, बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको। अब हमारा 1925 की बात करें तो 1925 में फ्रांस गू ने क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट बनाया है। क्यूब सभी सॉल्व करते हैं होंगे, आप भी करते होंगे, अगर इंटरेस्टेड होंगे मैं भी करती हूँ। क्यूब क्या है, घनाकार होता है जिसमें आप देखते होंगे कि उसको हम लोग जोड़ते रहते हैं, कई कई डिजाइन के क्यूब्स होते हैं। तो जो ये क्यूब्स कंस्ट्रक्शन टेस्ट था तो इसको हमारे फ्रांस गू ने बनाया था 1925 में। इसमें दोस्तों कितने क्यूब थे, इसके अंदर 3 सब्सटेंस थे। कितने थे, 3 सब्सटेंस थे। और ये हमारे अमेरिका के रहने वाले थे फ्रांस गू, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट हमारे फ्रांस गू ने बनाया था 1925 में, अमेरिका के रहने वाले थे, इसमें 3 सब्सटेंस थे। ओके, अब 1921 में जैसा कि बताया हरमन रोशा ने रोस्टा परीक्षण बनाया था। अब 1935 की बात आती है। तो ये जो डेट है दोस्तों ना, आप सीक्वेंस वाइज कर लीजिएगा अपने याद करने के तरीके से। 1920 के बाद 1921 फिर 1925 ऐसे करके कर लीजिएगा तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अब 1935 की बात करें दोस्तों, 1935 में हेनरी ए मूरे ने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बनाया था, जिसको हम लोग टैट भी बोलते हैं, TAT बोलते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो टेस्ट बनाया था वो क्या था, उसमें उन्होंने एक पिक्चर दिखाई जाती थी। उसमें जो चित्र बना होता था उस चित्र में क्या होता था, एक स्टोरी लिखना होता था। माने कोई फिगर आपको दिखाए, आपसे कहा गया कि अब आप इसके ऊपर स्टोरी बनाइए, तो लोग स्टोरी बनाते थे। उस हिसाब से उनकी जो होती थी व्यक्तित्व का एनालिसिस किया जाता था। प्लस अब इस टेस्ट का क्या हुआ, इस टेस्ट को क्या किया गया, संशोधित किया गया। अब संशोधित किसने किया है, इसको CD मॉर्गन ने किया है। किसने किया, CD मॉर्गन ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हेनरी ए मूरे के टेस्ट को किसने मॉडिफाई किया है, तो CD मॉर्गन ने किया है। हेनरी ए मूरे ने कब ये टेस्ट बनाया, 1935 में बनाया। इस टेस्ट का नाम क्या था, द मैटिक एपियर कैप्शन टेस्ट नाम था, जिसको टैट नाम से भी बोलते हैं। ओके, 1930 के बाद 1961 की बात करते हैं, जो हमारे वेनेक होल्ट्जमैन ने होल्ट्जमैन टेस्ट बनाया, होल्ट्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट बनाया है। क्या बनाया, होल्ट्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट के नाम से जाना जाता है इसमें, और 1961 में बनाया है। सेम इसमें भी वही प्रोसेस थी, इंक ब्लॉट करके पूछा जाता था आपसे क्या दिख रहा है, उस हिसाब से
उसी हिसाब से उसके व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का एनालिसिस किया जाता था। अब 1982 की बात करें गाइस, तो 1982 में मैक आर्थर एंड रॉबर्ट, जो यूएसए के रहने वाले थे, इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट एपियर कैप्सन टेस्ट बनाया था, जिसे RATC नाम से जानते हैं। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है RATC टेस्ट किसने बनाया है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो ये जो टेस्ट था दोस्तों, तो 1982 में मैक आर्थर ने बनाया था। इसमें इन्होंने क्या किया था दोस्तों, तो ये जो टेस्ट था वो चिल्ड्रंस के लिए था, बच्चों के लिए था। आपके सामने क्या होता था, एक पिक्चर दिखाई जाती थी, उसमें क्या दिख रहा है, उसको क्या आपको समझ में आ रहा है वो बताना था आपको, ठीक है। जो फिगर दिखाते थे, पिक्चर दिखाते थे, उससे पूछते थे कि आपको क्या दिख रहा है, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, और ये बच्चों के लिए था। 1982 में मैक आर्थर होल्ट्जमैन ने इंक ब्लड टेस्ट बनाया था। ओके, 1982 की बात होगी। अब 1956 में हमारे क्या हुआ, 1956 में 1956 में लेफ्टिनेंट कोल थ्योडोर ने खान सिंबल अरेंजमेंट टेस्ट बनाया था, जिसके अंदर 31 कार्ड होते थे, जिसमें से 30 ब्लैक एंड व्हाइट होते थे और एक कलरफुल कार्ड होता था। इसमें क्या होते थे, सिंबल बने होते थे, वो सिंबल दिखा के लोगों से पूछते थे कि आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे क्या है, तो इस हिसाब से वो टेस्ट लेते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको डेट याद करना और किसने बनाया है ये याद करना, और कार्ड कितने थे ये भी पूछ सकता है, कार्ड कितने थे, ठीक है। अब लास्ट हमारा आता है 1937 में WP अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट बनाया था, जो कि इंटेलिजेंट के लिए था। इसके अंदर क्या होते थे, 9 अलग अलग डिजाइन दी जाती थी, कितनी 9 अलग अलग डिजाइन दी जाती थी, और उन 9 अलग अलग डिजाइन को क्या करना था कि जो 9 आपको डिजाइन दी गई, 9 कार्ड दिए गए आपको, 9 जो ब्लॉक है 9 कार्ड दिए गए, और आपको सामने एक फिगर दिखाया गया, उस फिगर को देख के आपको वो जो 9 कार्ड दिए गए हैं उससे सेम टू सेम वही फिगर बनाना था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, W अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट दिया था। 19 कब दिया था, 37 में दिया था। इसमें 9 ब्लॉक्स थे, 9 कार्ड थे, जिनको जोड़ना था। और जोड़ना कैसे था, आपको कोई फिगर दे दिया जाता था, आपको सेम टू सेम वैसे ही देख के उन कार्ड को जोड़ना था। का टेस्ट, आज का ये जो टेस्ट है यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये इसके बाद ये हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग प्ले थ्योरी वगैरह करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करें, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो रही है, तो नेटवर्क इशू हो रही तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, लंबा, तो फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए क्वेश्चन सेशन नहीं रख रही हूँ मैं आज इसमें। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। लास्ट में वही कहना चाहेंगे यार, अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके।